नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं पूजा भारद्वाज। रूस के हमले ने यूक्रेन में काफ़ी तबाही मचाई है और तबाही का ये मंजर दिखाने के लिए हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह यूक्रेन में मौजूद हैं, जो कि बता रहे हैं मारियोपोल शहर का हाल। यूक्रेन रूस युद्ध के 2 महीने होने को आए। इस बीच रूस ने एक बड़ा दावा किया है, मारियोपोल शहर पर पूरी तरह से कब्जे का दावा। क्रेमलिन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने रक्षा मंत्री को इस बात की बधाई देते नजर आ रहे हैं कि मारियोपोल को लिबरेट करा लिया गया है, उसको आज़ाद करा लिया गया है। रूस के लिए ये मारियोपोल की आज़ादी है, लेकिन ये यूक्रेन के लिए मारियोपोल शहर पर रूस का कब्जा है। कई दिनों से वहाँ पर रूस ने घेरा डाला हुआ था और बहुत ज़्यादा तबाही उस शहर में मचाई गई है। यूक्रेन की तरफ से लगातार इस तरह की जानकारी और जो दृश्य है वो भेजे जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से घर के घर तबाह कर दिए हैं मारियोपोल शहर में, और लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं जिनको कि बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हालांकि रूस की तरफ से ये भी दावा किया गया कि वो एक सेफ पैसेज देने को तैयार है, ख़ासतौर पे महिलाओं को और बच्चों को। और इस तरह की जानकारी भी आई कि कुछ जो नागरिक हैं उनको निकलने देने की इजाज़त भी रूस की तरफ से दी गई है। लेकिन मोटे तौर पे जो रूस है वो मारियोपोल शहर पे पूरी तरह से कब्जा चाहता था। एक स्टील फैक्ट्री के अलावा जहाँ की तकरीबन 1000 के आसपास यूक्रेन की सेना जमा है और वहाँ से वो प्रतिकार कर रही थी, वहाँ से वो काउंटर अटैक कर रही थी, उस एक इलाकों को छोड़कर पूरे मारियोपोल शहर में रूस का दबदबा था, कब्जा था। और अब उसने औपचारिक तौर पे इस बात का ऐलान किया है कि मारियोपोल शहर पर उसका कब्जा हो गया है। तो एक बड़ी रणनीतिक जो एक जीत है रूस के लिए है, लेकिन वहीं यूक्रेन के लिए ये जो है एक बहुत ही दुख की बात है। और इस बात को लेकर पहले से अंदेशा जताया जा रहा था यूक्रेन की तरफ से, और तभी जो राष्ट्रपति यूक्रेन के हैं ज़ेलेंस्की, वो लगातार दुनिया के देशों से इस बात की मांग कर रहे थे और कर रहे हैं कि उनको हथियार दिया जाए ताकि रूस से लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके, रूस को इसमें पराजित किया जा सके। तो मारियोपोल कब्जे के बाद रूस जो है उसका मनोबल ऊंचा होगा, क्योंकि कीव के इलाकों से आसपास जो घेरा डाला था वहाँ से रूस को वापस निकलना पड़ा, लेकिन उसने पूर्व और दक्षिण के इलाकों में फोकस रखा हुआ है। और मारियोपोल जैसे शहर के कब्जे में आने के बाद वो एक विजय के तौर पे इसे देख रहा है। अगले कुछ दिनों में ही रूस जो है वो एक विक्ट्री दिवस मनाने वाला है, जो कि वो हर साल मनाता है। और उसके पहले रूस चाहता था कि उसके हाथ में बड़ा कुछ ऐसा आए जिसको वो विजय के तौर पे पेश कर सके, और मारियोपोल उसी का एक नतीजा है। दूसरी अहम बात कि जिस तरीके से मस्कोवा युद्धपोत को यूक्रेन ने तबाह कर दिया, हालांकि रूस कहता है कि आग लगने से वो डूबा, लेकिन नेपच्यून मिसाइल मारकर उसको तबाह करने का दावा जो है यूक्रेन की तरफ से किया गया है। इसको यूक्रेन में एक बड़ी जीत के तौर पे देखा जा रहा है और इस बाबत डाक टिकट भी जारी किया गया है, जो हम आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो लोग हैं वो इस तरह के टी शर्ट पहन रहे हैं जिसपे कि मस्कोवा को तबाह करने की जो तस्वीर है वो लगी हुई है। तो युद्ध के साथ साथ लोगों का जो मनोबल है उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पे लोग कई तरह की चीज़ों को कर रहे हैं और देश के साथ खड़े होने अपने आप को देश के साथ खड़ा होना दिखा रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। हमने देखा कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में लगकर जो लोग हैं वो डाक टिकट खरीद रहे हैं, जो मस्कोवा को डूबे जाने के बाद जारी किया गया है, और वो पैसा जो है वो यहाँ की सेना को जाएगा ताकि वो रूस के साथ लड़ाई में उसका इस्तेमाल कर सके। तो अब जो स्थिति है वो ये कि यहाँ कीव में हालात तो सामान्य नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो पूर्वी इलाका है यूक्रेन का और दक्षिणी इलाका है वहाँ पे जिस तरह से रूस ने अपना दबदबा बनाया हुआ है उससे यूक्रेन जो है वो काफ़ी आशंकित है कि उन इलाकों पे रूस जो है वो लगातार और परमानेंट कब्जा जो है वो करना चाह रहा है, और यही उसकी मंशा शुरुआत में थी। डॉनबास का जो इलाका है उस इलाके में भी कंसंट्रेशन जो है रूसी सैनिकों का बढ़ गया है। तो मारियोपोल शहर पे कब्जे के बाद रूस जो है वो अपनी जीत के तौर पे इसे देख रहा है, लेकिन यूक्रेन जो है अभी भी अपनी लड़ाई जो है वो आगे बढ़ाना चाहता है। इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि जो रूस है उसने लातविया और समेत कई देशों के जो कॉन्सुलेट्स हैं उसको बंद कर दिया है अपने यहाँ, और वहाँ जो राजनयिक हैं उनको पर्सन नॉन ग्राटा जो है वो घोषित कर दिया है। तो ये जानकारी अभी अभी आई है कि जो रूस है उसने जिन देशों का जो लातविया समेत कई देशों का उसने अपना जो कॉन्सुलेट है वो बंद किया है, और इस वजह से जो तनाव है वो और बढ़ता नज़र आ रहा है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया इसके कॉन्सुलेट्स को जो सेंट पीटर्सबर्ग में है उसको बंद कर दिया है और सारे स्टाफ को
पर्सन नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। तो रूस जो है अपना दबाव जो है दुनिया के बाकी देशों की तरफ भी बढ़ाना चाहता है, खासतौर पे वो देश जो कि यूक्रेन के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, और रूस लगातार उन देशों को धमकी भी देता रहा है। तो अब जो है स्थिति यहाँ पर यूक्रेन में कुछ इलाकों में स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है, लेकिन रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो अभी जारी है और जल्द थमने का नाम नहीं ले रही। जो दुनिया की जो कूटनीतिक जो डिप्लोमेसी है वो अपने हिसाब से चल रही है। अमेरिका जो है अपने हिसाब से रोल प्ले कर रहा है, जो हथियार है वो मुहैया करा रहा है यूक्रेन को, डिफेंसिव हथियार जो है वो मुहैया करा रहा है, जो यूके है वो मुहैया करा रहा है, जर्मनी जो है वो हथियार मुहैया करा रहा है। अब देखना है कि ये आगे चलकर किस तरीके से जो यूक्रेन है वो रूस को अपनी ज़मीन से खदेड़ पाने में कामयाब होता है या नहीं होता है, क्योंकि रूस के पास भी काफ़ी मजबूत सामरिक ताकत है और बेशक उसको कुछ इलाकों से निकलना पड़ा है, लेकिन अभी भी मजबूती के साथ उसने पूर्व और दक्षिण के इलाकों में यूक्रेन के ज़मीन पे अपने पांव जमाए हुए हैं। कीव से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। असामयिक तौर पे किसी अपने को गंवाने का और उन्हें दफनाने का दर्द कैसा होता है, ये यहाँ चेरनिहिव के इस कब्रगाह पर आकर पता चलता है। ये कब्रगाह जहाँ पे युद्ध में मारे गए लोगों को दफनाया गया है, और ये कब्रगाह जो है पुरानी कब्रगाह का एक्सटेंशन है, बढ़ाया गया है, क्योंकि मृतकों की तादाद इतनी ज़्यादा हुई है कि पुरानी कब्रगाह में जगह नहीं बची, लिहाजा नई ज़मीन पर नई कब्रगाह को इस तरीके से बनाया गया है। और ख़ास बात इस कब्रगाह की ये है कि अगर एक जब मौत होती है तो उसके बाद जब दफनाया जाता है तो कब्र में जो कब्र जो है हर एक व्यक्ति की अलग से खोदी जाती है, लेकिन यहाँ कब्रगाह क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जाने गई कि ट्रेंच बना दिया गया, यानी कि एक लंबा गड्ढा जो है वो बना दिया गया और उसमें बॉडीज़ को, उसमें जो शव है उसको दफनाया गया है। तो ये एक अलग ही हृदय विदारक कहानी है रूस यूक्रेन युद्ध की, और जिस तरीके से यूक्रेन के लोगों ने, चाहे वो सेना हो या सिविलियन हो, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो ट्रेंच है, एक लंबा गड्ढा जो है वो खोद दिया गया और उसमें बॉडीज़ को जो है वो दफनाया जाता है, और साथ में उनकी याद की चीज़ें और उनका जो नाम है वो लिखा जाता है। जबकि अमूमन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मृत्यु के बाद किसी को दफनाया जाता है तो एक व्यक्ति के लिए, उस शख्स के लिए गड्ढा खोदा जाता है, उनकी कब्र अलग से बनाई जाती है। तो ये भयावह स्थिति को बताता है जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मृत्यु हुई। एक जानकारी के मुताबिक 700 लोगों की जो मृत्यु है वो हुई है, लेकिन बाकी के आंकड़े का भी कोई पता नहीं, क्योंकि पूरा आंकड़ा सरकार के पास अभी नहीं है। बहुत लोग लापता हैं, डेब्रीज में बहुत लोग हो सकते हैं जिन डेब्रीज को भी साफ़ किया जा रहा है, जिन मलबों को अभी हटाया जा रहा है। तो सैकड़ों की तादाद में हर शहर में लोगों की मौत हुई, और यही वजह है कि यहाँ पे जो पुरानी कब्रगाह है उसको एक्सटेंड करके एक नई कब्रगाह बनानी पड़ी है। और इस तरह की कब्रगाहें जो हैं इस शहर में और भी बनाए गए हैं, और ये भी रूसी हमले की गंभीरता को यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर सिविलियंस की जो है वो जान गई है। तकरीबन 40 दिनों तक घेरा रहा यहाँ पर रूसी सैनिकों का, और जिस तरीके से बमबारी रूसी सेना की तरफ से की गई, जो रिहायशी इलाकों को जिस तरह से नुकसान पहुँचा है, बहुत सारी इमारतें बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो गई है, बहुत सारे ठिकाने ऐसे, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि स्टेडियम जो है वो तबाह हो गया है, हाई स्कूल जो है यहाँ का उसको तबाह कर दिया है। तो बहुत सारी मौतें जो हैं रिहायशी इलाकों पर हमले की वजह से हुई। हालांकि रूस लगातार ये कहता रहा कि नागरिक ठिकानों पर वो हमले नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ ज़मीन पर आकर देखने से पता चलता है कि किस तरह से नागरिक ठिकानों पर, रिहायशी इलाकों पर हमले हुए हैं और लोगों की जान गई है। और यही वजह है कि इस तरह से यहाँ पे कब्रगाह को आगे बढ़ाना पड़ा है। उसकी ज़मीन, नई ज़मीन जो है उस पर नई कब्रगाह जो है वो बनानी पड़ी है, जहाँ लोग अपनों को आकर श्रद्धांजलि देते हुए उनको दफनाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर लाया जाता है, कोई भी एक नामलेवा, कोई भी उनका परिजन जो है वो नहीं होता। युद्ध की स्थिति है और कई परिवार इसमें साफ़ हो चुके हैं, और सबको यहाँ इस तरह से ज़मीन के अंदर उनकी अंतिम विदाई जो है वो दी जाती है। कैमरा पर्सन अशोक महाले और साथी विष्णु सोम के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। युद्ध के कई भयावह मंजर को हमने आपको दिखाया है, और ये चेरनिहिव शहर का एक ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान में सैकड़ों की तादाद में
उन लोगों को लाकर दफनाया गया है जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई है, चाहे वो सैनिक हों या फिर आम सिविलियन। ये जो कब्रगाह है ये एक एक्सटेंशन है पुरानी कब्रगाह का, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में मृत्यु हुई है युद्ध के दौरान कि इनके लिए एक नई कब्रगाह बनानी पड़ी है और इस तरह की कई कब्रगाह शहर के अलग अलग हिस्सों में बनाना पड़ा है। एक वजह तो ये भी रही कि जब यहाँ पर युद्ध हो रहा था और रूसी सैनिक मौजूद थे और जो डेथ हो रही थी, तो जहाँ एक पुराना कब्रगाह है जहाँ उनको दफनाया जा सकता था, वहाँ पे रूसी सैनिकों का उस इलाके पे कब्ज़ा था और इसलिए भी जो नई जगह है वो तलाशनी पड़ी। लेकिन ये एक बहुत ही पुराना कब्रगाह है जिसका की एक्सटेंशन ये है और तकरीबन 1000 के आसपास यहाँ पर जो मृतक हैं उनको दफनाया गया है, ऐसी जानकारी हमें यहाँ से मिली है। और इतना ही नहीं, जो एक और कब्रगाह बनाया गया है जो कि बिल्कुल नई कब्रगाह है, वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। तो ये एक भयावह मंजर को बताता है कि किस तरह से सिविल इलाकों को भी जो रूस ने टारगेट किया और बड़ी तादाद में सिविलियंस की भी जान गई है। और हमने यहाँ देखा है कि किस तरीके से जो एक्सटेंशन है, किस तरह से नई ज़मीन को कब्रगाह में ढाला गया है। और हमने आपको पहले का एक हिस्सा दिखाया जहाँ पे अपने किसी परिजन को दफन कर रहे थे एक शख्स। तो बहुत ही एक दुखद स्थिति, यहाँ आकर इस बात की पीड़ा का पता चलता है कि आखिरकार जो जान जाती है तो आखिरकार किस तरह का दर्द होता है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद अभी तक लोगों को नहीं पता कि उनकी जो डेथ हुई है वो आखिर में क्या है और वो कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे डेब्रीज अभी तक, बहुत सारे मलबों को खाली नहीं किया गया है और उसके भीतर भी और जो लोग हैं वो दबे हो सकते हैं। तो ये युद्ध की जो विभीषिका है उसको बताता है, जो मानवीय त्रासदी है उसको बताता है। सहयोगी विष्णु सोम और कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। ये अलेक्जेंड्रिका हैं जो कि यहाँ चेरनिहिव में इनका घर है और ये जो बस्ती है इसमें इस गली के आखिर में इनका घर है। जो कुछ भी इनके घर में बचा है वो लेकर ये जो है अपना जीवन जीने की कोशिश कर रही हैं। और इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से यहाँ पे बॉम्बार्डिंग हुई। व्हेन दिस बॉम्बार्डिंग हैपेंड, वेयर शी वाज? Когда начинали бомбить, где вы были? Тут я була до 18, мабуть, березня. Тут ми були, ми солдатам їсти возили. Дарма, що в нас не було ні світла, ні газу, ні води не було. Але ми були тут разом, усі такі згуртовані, як можна сказати. Солдати в нас були голодні, холодні і не вдягнені. От ми їм допомагали. She was here from the beginning. Okay. And there was no electricity, light, or water, or all of this stuff. But she was here with her friends, and they just helped to our militaries to be here in this territory for making something to eat and so on. So she was from the beginning. तो युद्ध की शुरुआत से ही ये यहाँ पे थी। और जब इस तरह की तबाही का आलम जो हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले दिखाएंगे, ये हमें बताया गया कि एक पुलिस स्टेशन था, वो वायरलेस आपको नज़र आ रहा है किस तरह से यहाँ पे जो बड़े बड़े क्रेटर्स बने हैं और जो धमाके हुए उसमें ये पुलिस स्टेशन जो है, ये पुलिस कैंप जो है वो भी तबाह हुआ। और साथ के साथ ये जो पूरी बस्ती है ये देखिए ज़मींदोज़ हो चुका है। तो जो रिहायशी इलाकों में बम्बार्डमेंट की बात है वो यहाँ आकर भी जाहिर होती है कि रूस ने किस तरीके से न सैन्य ठिकानों पे सिर्फ बल्कि बड़े पैमाने पे नागरिक ठिकानों पे हमला किया। जो घर के यहाँ के रहने वाले हैं वो आकर ज़रूर देख रहे हैं, अपनी जगहों का मुआयना कर रहे हैं, लेकिन कैसे जीवन शुरू करेंगे उन्हें कुछ पता नहीं। कैमरा से अशोक महाले और विष्णु सोम के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान रूसी सेना ने चेरनिहिव स्टेडियम में खेल मैदान को जंग का मैदान बना दिया था। कीव के बाद चेरनिहिव से ही यूक्रेन के कई खिलाड़ी आते हैं, ऐसे में उनके लिए ये जो स्टेडियम है उसका महत्व बहुत बड़ा था। यहाँ का हाल क्या है जंग के बाद, दिखा रहे हैं उमाशंकर सिंह।
यूक्रेन के शहर चेर्निहिव का ये स्टेडियम है। खेल के इस मैदान को भी रूस ने जंग का मैदान बना दिया। ये फुटबॉल स्टेडियम है, साथ ही यहाँ पे रेसिंग जो ट्रैक है वो भी है, दौड़ भी यहाँ पे होती है, एथलेटिक्स भी यहाँ पर होता रहा है। और यहाँ पर रूस ने जो मिसाइल दागी उसकी वजह से यहाँ तकरीबन 15 फीट गहरा जो गड्ढा है वो हुआ। ये क्रेटर जो है ये बताता है कि किस तरीके से इस मैदान को तबाह कर दिया रूसी आक्रमण ने। और हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ जो स्टैंड्स हैं उसको मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया रूसी आक्रमण ने। तो ये जो एक स्टेडियम है इसकी अहमियत इस बात को लेकर ज़्यादा है कि जो कीव के बाद जो हमें जानकारी मिली है, कीव के बाद सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं वो चेर्निहिव के इलाके से ही आते हैं यूक्रेन के। और इसलिए इस स्टेडियम में हर तरह के जो खेल हैं उनका आयोजन होता रहा है, हर तरह की जो प्रतियोगिता है यहाँ पर होती रही है। लेकिन इस हमले के बाद ये पूरी तरह से तबाह हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे फुटबॉल का ये मैदान है, नेट लगा हुआ है और इसके साथ साथ जो हॉकी का जो नेट है वो भी लगा है और रेसिंग ट्रैक है यहाँ पर। लेकिन इस हमले के बाद और इस हमले में ये भी कहा गया है कि बड़ी तादाद में जो खिलाड़ी हैं उनकी जान भी गई है इस इलाके में। और वो जान इसलिए ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि वो यूक्रेन को रिप्रेजेंट करते थे ये खिलाड़ी। और बहुत सारे सिविलियंस की तकरीबन 700 लोगों की जान यहाँ पर रूसी आक्रमण में गया है और उनके लिए एक अलग जो है कब्रगाह बनानी पड़ी है। अहम बात यह है कि यहाँ से जो बेलारूस का बॉर्डर है वो चंद किलोमीटर की दूरी पर है और रूसी सेना ने 24 फरवरी को जब आक्रमण शुरू किया तो उसके बाद ये शहर पहला निशाना बना। और जब आक्रमण शुरू होता है तो जो सेना होती है उसके पास बहुत सारे असलहे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका मनोबल जो है वो ऊंचा उठा होता है। और शुरुआती जो नाराज़गी, शुरुआती जो रूस की तरफ से जो शुरुआती हमला है वो इस शहर को झेलना पड़ा। तकरीबन 40 दिनों तक जो रूसी सेना है इस शहर के अलग अलग हिस्सों को घेर कर बैठी रही। कुछ हिस्सों में उसने अपने आप को पोजीशन भी कर लिया था जहां से उनको हटाने के लिए यूक्रेन की सेना को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। और मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहता हूं कि अगर वो अब थोड़ा सा नीचे आए तो हम थोड़ा पास से आपको दिखा पाएँ कि आखिरकार किस तरीके से ये तबाही हुई है। साथ में हम आपको ये जानकारी बताएँ कि जो 40 दिनों तक जो घेरेबंदी रही उसने शहर को काफ़ी क्रिपल कर दिया और यहाँ जो लोगों का जो जनजीवन है वो तबाह हो गया। लाखों की तादाद में लोग यहाँ से निकलकर बाहर चले गए, शरणार्थी बनकर दूसरी जगहों पे रह रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जो शहर है ये बाकी हिस्सों से कट गया था। और ये भी जानकारी है कि इस शहर से जो रूसी सेना वो आगे न बढ़े, इस इलाके को से गुजरते हुए आगे न बढ़े, इस वजह से कई सारी सड़कों को और सड़कों पे जो पुल थे उसको खुद यूक्रेन की सेना की तरफ से तोड़ा गया ताकि टैंकों के मूवमेंट को स्लो किया जा सके। और जैसा कि ये जानकारी आम है कि अब जो रूसी सेना का जो पैर उखड़ा है उसके पीछे वजह ये भी थी कि उनका जो एडवांस है वो काफ़ी स्लो हो गया। तो कई तरह की तकनीकी, कई तरह की रणनीति जो है वो यूक्रेन की सेना ने लगाई। लेकिन हाँ, जो हवाई ज़रिए से जो हमले हुए उसकी तबाही को नहीं रोका जा सका। और उसी तबाही का एक मंजर कि देखिए यहाँ जो एक स्टेडियम के साथ लगा हुआ चर्च जैसा ढांचा है वो भी दिख रहा है और उसकी भी तबाही हुई है। और किस तरह से स्टैंड जहाँ पे कभी दर्शक बैठा करते थे खेल का मज़ा लेने के लिए, खेल के पार्टिसिपेंट्स बैठा करते थे, वो बिल्कुल अब एक रबल में, एक मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। यहाँ से अब इसको संवारने की कोशिश, इसको सुधारने की कोशिश शुरू हुई है। सबसे पहले उसके लिए तो मलबों को हटाए जाने का जो काम है वो शुरू हुआ है। लेकिन एक स्टेडियम को शेप में आने में, दोबारा अपने पुराने रंग में आने में काफ़ी वक्त लगेगा। और उस बीच जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई तो हो ही नहीं सकती। कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।